अक्सर मैं देखता हूँ राजपूत हैंडल वाले ये लिखते हैं कि ये कैसा ठाकुर आदमी जो ठाकुरवाद का आरोप लगाता है, ये कैसा ठाकुर आदमी है जो योगी आदित्यनाथ को इतना छिड़ता रहता है। आपको भी अगर ब्राह्मणवाद हो तो उसके खिलाफ बोलना चाहिए। मैंने किया था, मैं सरकार में आपने किया था ना, आपको याद हो, ब्राह्मण समाज पार्टी आपको याद है बहन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके खिलाफ, आपने किया था ना। बिल्कुल। अगर आपकी किसी भी सरकार पे ठप्पा लग जाए कि भाई ये सरकार फला जाति की है, तो ये मान लीजिए कि जैसे ही वो सरकार हटेगी उस जाति का सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है। आपकी अयोध्या पे नजर रहती है। बिल्कुल। वही सवाल पे हमारा घर वही बगले है, मैं सबका खूब जानी भैया यही उठाए ना। अब मेरे सवाल पे आइए था, उसी अयोध्या में एक और तस्वीर आती है। उस तस्वीर में ये दिखाई देता है कि कुमार विश्वास जाते हैं और एक दलित पूर्व विधायक उनके बारे में वो पैर धोते हैं। उनके बारे में कभी कुछ बोलेंगे आप, उनके बारे में कुछ मत बोलिए, लेकिन एक दलित से पैर धुलवाने की परंपरा पर तो बात कर सकते हैं। क्या ये उचित है? नहीं, परंपरा उचित नहीं है। कवि की कविता सरकार के समर्थन में बहनी चाहिए या सिस्टम के खिलाफ बहनी चाहिए, इसका कोई राय है? मैं आपसे कह रहा हूँ, इतिहास में उन्हीं को याद किया जाएगा जिन्होंने हमेशा सत्ता के या सत्ता की बुराइयों के या समाज की बुराइयों के किसी भी रूप में आप देख लीजिए उनके खिलाफ बोला। और सत्ता की जय जयकार करने वाले कवियों का इतिहास में क्या स्थान होगा? एक मसला है खुशी दुबे का। आपने 16 साल की एक लड़की की क्या हालत बना दी। यहाँ जब वो आई मिलने घर पे तो बात करते करते उसके नाक से खून आने लगा। ये आपके सामने की बात है? मेरे सामने की घटना है। 27 में लड़ेंगे ये तय है आम आदमी पार्टी। अयोध्या का आपने खूब मुद्दा उठाया। अयोध्या में जो जमीन का मसला है आप सबसे पहले उठाने वाले हैं। बिल्कुल। आपकी अयोध्या पे नजर रहती है। बिल्कुल। वही सवाल पे हमारा घर वही बगले है, मैं सबका खूब जानी भैया यही उठाए ना। अब मेरे सवाल पे आइए था, उसी अयोध्या में एक और तस्वीर आती है। उस तस्वीर में ये दिखाई देता है कि कुमार विश्वास जाते हैं और एक दलित पूर्व विधायक उनके बारे में वो पैर धोते हैं। उनके बारे में कभी कुछ बोलेंगे भाई? नहीं, मैं बोलता ही आप दोस्ती निभाएंगे? नहीं, मैं बोलता। अब देखिए, मैंने अपना एक नियम बना रखा है जीवन का, जिनके साथ कभी काम किया हो वो आपसे अलग हो गए तो वो बोले हमें नहीं बोलना। आप उनके बारे में कुछ मत बोलिए, लेकिन एक दलित से पैर धुलवाने की परंपरा पर तो बात कर सकते हैं। क्या ये उचित है? नहीं, परंपरा उचित नहीं है। मैसेज क्या जाता है इसका? परंपरा उचित नहीं है। इस दौर में अगर दलित से आप पैर पखारवाते हैं तो क्या संदेश जाता है? परंपरा उचित नहीं है। आपने परंपरा पे पूछा, परंपरा पे मैं बोल सकता हूँ, बाकी आप उनसे पूछिए। नहीं, आपने कहा परंपरा उचित नहीं है, एक ही वाक्य में रुकेंगे। संजय सिंह किसी बात का जवाब कम से कम 5 मिनट। आप व्यक्ति को बीच में ला रहे हैं ना। हटा दिया ना व्यक्ति को। तो मैंने आपको परंपरा के बारे में आपने पूछा, मैंने कह दिया ये परंपरा उचित है। इस दौर में आज जिसमें हम और आप जिस दौर में रह रहे हैं, किसी शताब्दी में ये दलित विधायक से पांव पखरवाना, मैं एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, इस माइंडसेट की बात कर रहा हूँ। क्या ये संकेत देता है? ये आप उनसे ही पूछिए। अब उनकी बात ही नहीं कर रहे हैं हम। उनसे पूछिए ना, जिनके संबंध में आप बात कर रहे हैं, उनसे पूछिए। अच्छा, उनको हटा दिया मैंने। मैं तो आप सोच की बात कर रहा हूँ। ये सोच क्या दिखाती है? देखिए, जब आप समानता की, समता की बात कर रहे हैं तो समाज में ऐसा ही काम होना चाहिए जिससे संदेश जाए कि भाई समता स्थापित है। खाली कहने से समता स्थापित नहीं होती, कर्मों से समता स्थापित होती है, व्यवहार से समता स्थापित होती है, आपस के वाद संवाद से समता स्थापित होती है। कवि की कविता सरकार के समर्थन में बहनी चाहिए या सिस्टम के खिलाफ बहनी चाहिए, इसका कोई राय है? कोई नाम नहीं ले रहा हूँ मैं कोई नाम नहीं ले रहा हूँ। नहीं, तो आप देखिए कि दुनिया में हमेशा कौन से कवि और शायर ज्यादा मशहूर हुए? जिन्होंने व्यवस्था के खिलाफ बोला, सत्ता के खिलाफ बोला। मशहूर तो कुमार विश्वास भी हैं। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ, इतिहास में उन्हीं को याद किया जाएगा जिन्होंने हमेशा सत्ता के या सत्ता की बुराइयों के या समाज की बुराइयों के किसी भी रूप में आप देख लीजिए उनके खिलाफ बोला। और सत्ता की जय जयकार करने वाले कवियों का इतिहास में क्या स्थान होगा? उनका भी अपना स्थान है। क्या स्थान है? उनका स्थान अलग रूप से है। किस रूप में है? सत्ता के गुणगान करने वाले लोगों के रूप में है। मतलब चारण और भाट की जो परंपरा होती है उसके रूप में है क्या? ये सब अब आप अपने तरफ से जोड़ते रहिए शब्द। ठीक है, चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। मुझे एक बात और बताइए कि एक मसला है खुशी दुबे का, और ये मैं अपनी ओर से भी ऐड करूंगा
कि खुशी दुबे का मसला उठाने वाले हमारे साथ बैठे हुए संजय सिंह, हमने शुरू से देखा है कि आपने मुद्दा भी उठाया, आपने सिर्फ मुद्दा ही नहीं उठाया, सुप्रीम कोर्ट तक उस लड़ाई को आप ले गए और उसको जमानत दिलवाने में बड़ी अहम योगदान रहा। ये खुशी खुद भी कहती है, इसमें मैं अपनी ओर से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक फैक्ट है। अब ये बताइए कि खुशी दुबे 3 दिन की रहता और 30 महीने तक वो जेल में रही, आपसे मिली भी होगी, आपने क्या महसूस किया, क्या हालत रही? देखिए, पहली बात तो ये कि आप समाज में किसी को माफिया, गुंडा, अपराधी बेबुनियाद तरीके से नहीं बना सकते। खुशी दुबे के मामले में यही कुछ हो रहा था और उस वक्त इतना भय और डर का वातावरण था उत्तर प्रदेश में, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं था खुशी दुबे के विषय में। मैंने उनकी माताजी से मुलाकात की, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई, बहुत सारे ब्राह्मण समाज के लोग मेरे पास आए थे कानपुर से, उनसे मैंने मुलाकात की। उन्होंने कहा ये विषय उठाइए, मैंने वो मुद्दा उठाया। फिर कानूनी लड़ाई की बात आई तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही प्रतिष्ठित सांसद हैं विवेक तनखा जी, उनसे मैंने बातचीत की। उन्होंने कहा कि हम इसमें पूरी मदद करेंगे और उन्होंने बिल्कुल 1 भी रुपए नहीं लिया और उस लड़ाई को लड़ा। दीपक वाजपेयी जी हमारे जो पार्टी के हैं वो लगातार सहयोग में रहे और खुशी दुबे को सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिला। एक बात मैं जरूर कहूँगा कि जो यातना उस बच्ची को दी गई जेल के अंदर, वो कहानी आप सुनेंगे बहुत भयावह है, बहुत दुखदाई है। जेल के अंदर यातना मिली है, बहुत पीड़ादायक, जुडिशियल कस्टडी में बार बार उसको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, तमाम तरीके से उसको मानसिक और शारीरिक हर तरीके से प्रताड़ित किया गया। वो आप कहानी उससे सुनेंगे तो आपको इसी घर में मैं था, मेरी पत्नी थी, तो वो आई थी मिलने के लिए दिल्ली में, यहीं पर जहाँ बैठे। और इतना ही नहीं, मेरे लिए बहुत भावुक पल था क्योंकि मैं जब वो छूट के आई तो उसके बाद मैं मिल नहीं पाया था, तो मैं जेल में था। तो जेल में एक तारीख पे मैं आया तो मैंने देखा कि एक महिला और उनके साथ उनकी बेटी वहाँ पे खड़ी। तो महिला को मैं पहचानता था, खुशी दुबे की माता जी हैं, तो मैंने उनसे नमस्कार, गायत्री जी। तो अदालत में वो मुझसे मिलने के लिए आई और वहां मुझे देख के भावुकता के साथ रोने लगी कि आप जल्दी छूटे, मैं ऐसी काम ना करें। यहां जब वो आई मिलने घर पे तो बात करते करते उसके नाक से खून आने लगा। ये आपके सामने की बात है? मेरे सामने की घटना है। तो मैंने पूछा कि अरे तुम, और रोने लगी। तो मैंने कहा कि अब तुम इन तनावों से बेटा बाहर आओ, निकलो इन चीजों से, नहीं तो एकदम अब ठीक है, जो तुम्हारे साथ हुआ बहुत गलत हुआ, इससे थोड़ा बाहर निकलो, हिम्मत से काम लो। तो उसने कहा नहीं, मैं इतना प्रेशर रहता है मेरे दिमाग पे, इतनी मुझे चिंता हो जाती है कि मेरे नाक से उससे खून आ जाता है। अब आप सोचिए यार, आपने 16 साल की एक लड़की की क्या हालत बना दी, क्या बना दिया आपने, आप बताइए। तो क्रूरता ऐसी ठीक नहीं, मतलब और इसीलिए मैं बोलता हूं कि और समझाता भी हूं लोगों को कि देखो, नफरत कहीं भी फैले, किसी के भी खिलाफ फैले, अत्याचार किसी के भी साथ हो, चुप मत रहिए। आपको क्या लगता है ये जो लोग मुसलमान के घर पे बुलडोजर चला रहे हैं और आप लोग लड्डू बांट रहे हैं, ये आपको छोड़ देंगे? जो लाठी डंडा मार रहे हैं मुसलमान को, वो आपको छोड़ देंगे? ऐसा लगता है? मौका पाएंगे आपको भी रगड़ेंगे। आप मेरे साथ बनारस चलिए अभिषेक जी, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं 90% मकान वहां पर हिंदुओं के तोड़े गए हैं। 90% प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में, और एक आदमी बोलने के लिए हिम्मत नहीं कर रहा। संत रविदास गेट के सामने 43 दुकानें तोड़ी गई। कोई अग्रहारी है, कोई यादव है, कोई तिवारी है, कोई जायसवाल है, 43 दुकानें तोड़ी गई। पूरे वाराणसी में सड़क के चौड़ीकरण के नाम पे अनाप शनाप जैसे चाहे वैसे दुकानों को, मकानों को तोड़ा।
बात मुझे तो पता 4 मकान मुसलमान के तोड़ते हैं, हम्म। उसका वीडियो बनाते हैं, रील बनाते हैं, मीडिया में उसकी चर्चा करते हैं, कहते हैं लड्डू बांटो हिंदुओं, देखो हमने मुसलमान को तो मकान तोड़ दिया, अतीक का तोड़ दिया, रहमान का तोड़ दिया, मुजम्मिल का गिरा दिया, मोहम्मदवा का एकदम रगड़ दिया, घसीटा, मारा, पीटा, बांटो लड्डू तुम लोग। अब लड्डू बांटते रहते हैं बेटा, पता चला उधर उनके घर पे भी एक बात और बताइए, बुलडोजर पहुंच गया। आपके लिए मैं सोशल मीडिया पर कुछ देखता हूँ, भी आपसे पूछ लेता हूँ। पूछिए। आपके लिए अक्सर मैं देखता हूँ राजपूत हैंडल वाले ये लिखते हैं कि ये कैसा ठाकुर आदमी जो ठाकुरवाद का आरोप लगाता है, ये कैसा ठाकुर आदमी है जो योगी आदित्यनाथ को इतना छिड़ता रहता है। ये आप पे ठाकुरवाद, मतलब आप जो ठाकुरवाद का आरोप लगाते हैं, मैं जो हाँ, जो आप लगाते हैं, मैं आपको एक जो आप लगाते हैं, वो आप ठाकुर हो करके योगी आदित्यनाथ की सरकार पर आप ठाकुरवाद के मुद्दे पे मोर्चा खोल आपको भी अगर ब्राह्मणवाद हो तो उसके खिलाफ बोलना चाहिए। मैंने किया था मैं बहन मैं की सरकार में स्टोरी की थी, आपने आपको किया याद था होगा? ना, आपको याद हो ब्राह्मण समाज पार्टी का हाँ, याद है, आपको याद किया। है, बहन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके हाँ, खिलाफ। ठीक, आपने किया था ना। बिल्कुल। देखिए क्या है, इससे क्या होता है, अगर आपको आपकी किसी भी सरकार पे ठप्पा लग जाए कि भाई ये सरकार फला जाति की है, तो ये मान लीजिए कि जैसे ही वो सरकार हटेगी उस जाति का सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है। तो क्षत्रिय जाति के लोगों को उनके बहुत सारे संगठन के लोग भी आए मुझसे मिलने के लिए। मैंने ये समझाया कि देखो, राजपूत संघ मिलने आए आपसे, तमाम लोग आए मिलने, तो मैंने उनको ये समझाया कि देखिए ये मैसेज अगर गया कि सरकार का आचरण जातिवादी है तो इससे आपका कोई फायदा होने वाला नहीं। आज भले आपको लगता हो 10, 20, 50 अधिकारी कहीं सेटल हो गए, कहीं कुछ फायदा ले लिया आपने, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप दूरगामी अपनी सोच रखते हैं आपका फायदा नहीं होगा, क्योंकि कल कोई सरकार बदलेगी फिर आपके पीछे लोग पड़ जाएंगे। आपको समाज में एक विलेन के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, इसलिए इन चीजों से आप बचिए। तो मेरी कोशिश ये थी, और हमेशा से आप देखिए, हमेशा से अगर आपको समाज अगर सुधार करना, पहले अपने घर से कीजिए ना, वहां बोलना पड़ेगा ना आपको कि भाई नहीं ये काम मत करो। तो मैंने ये सवाल उठाया था कि हर जगह पे जाति के आधार पर फैसले नहीं होने चाहिए। अगर आप एक मुख्यमंत्री बन गए तो आप उत्तर प्रदेश के 25-26 करोड़ लोगों के आप मुख्यमंत्री हैं, आप सबके साथ न्याय कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने उसको लेके मेरे खिलाफ 9 जिलों में FIR करा दी। हाँ, FIR है उस मुद्दे को लेकर 9 जिलों में, FIR, और मुजफ्फरनगर में पूरी तरीके से बरी हो गया। मौजू क्या है FIR का, 9 जिलों के FIR कि साहब जो है इन्होंने सामाजिक सौहार्द बिगाड़ा और ये हुआ। तो कोर्ट में पूछा, भाई कहीं हमारे वकील साहब ने पूछा कि इनके इस बयान से कहीं कोई दंगा फसाद लड़ाई झगड़ा कोई कंकड़ भी चला हो तो बताओ आप। तो नहीं चला। तो बोले क्यों? बोले कि भाई ये तो खुद क्षत्रिय है, इस बात को ये बोल रहे हैं। तो मेरा कोई ऐसा नहीं कि भाई आप समाज में अगर आपको ताकत मिली है, आप समाज के भले के लिए काम कीजिए ना, सबको साथ में लेके चलिए। मैं तो इस सोच का आदमी हूं, इसलिए मैंने बोला। अच्छा, यूपी बात कर लें, आम आदमी पार्टी इस बार 2027 के विधानसभा चुनाव में, आप चूंकि तैयारी हर विधानसभा चुनाव के पहले एक आग दिखाई, अभी हाल की बात कर रहा हूं, लेकिन आप फिर ऐन मौके पर बैकआउट कर जाते हैं। 27 में लड़ेंगे, ये तय है समाजवादी आम आदमी पार्टी? देखिए 27 में लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे ये आपको अप्रैल में बताएंगे, जिला पंचायत के चुनाव के बाद। कैसे क्या लड़ेंगे? पर्चा भर करके बाकायदा अपने सिंबल, कितने सीटों पर लड़ेंगे, कहां लड़ेंगे, कहां नहीं लड़ेंगे, वो सब आपको विस्तार से बताएंगे। समाजवादी पार्टी के साथ तालमेल की भी बात, संभावना? अभी इस पर मैं कोई बात नहीं करूंगा। जो भी बातचीत है वो अभी पूरा फोकस आम आदमी पार्टी का पूरे प्रदेश में हम यात्राएं निकाल रहे हैं, रोजगार दो सामाजिक न्याय दो के नाम पे। हमने एक नारा भी दिया है, रोजगार दो वरना हर महीने 10,000 दो, बेरोजगारी भत्ता, और बदले में 2 घंटे प्रतिदिन कोई भी सरकारी काम आप लीजिए। तो पूरे प्रदेश में यात्रा है। 3 चरण की यात्रा हमारी पूरी हो गई है, 5 चरणों की यात्रा भी और बाकी है। जिला पंचायत का चुनाव पहले पूरी मजबूती से लड़ेंगे, उसके बाद पार्टी की राष्ट्रीय हमारी जो टीम है वो अरविंद केजरीवाल जी, सब लोग बैठ के तय करेंगे आगे कैसे।
अलंकार अग्निहोत्री वाले मामले पे आपके जहन में है, जिस तरह से इस्तीफा दे दिया है अलंकार अग्निहोत्री ने बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट? अब उनका जो मुद्दा है वो शंकराचार्य जी के अपमान का मुद्दा भी उन्होंने वो उठाया भी उठाया है, हाँ। और यूजीसी भी उठाया है, उस पर भी बोला है। तो अब उसमें एक गाली की बात वो जरूर कह रहे हैं, साला पंडित पागल हो गया है। हाँ, तो वो जो गाली की बात है वो ऐसी भाषा कौन बोला है उसकी तो जरूर जांच होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए, आपको लगता है? उसकी जांच होनी चाहिए। आपको किसी को भी जाति सूचक शब्दों से गाली देने का अधिकार नहीं है। अब कौन है वो व्यक्ति जिसने गाली दी? कोई आपका अंदाजा? पता नहीं, वो कह रहा है डीएम से कोई बात करके गाली दे रहा था। अब डीएम तो वहाँ 5-6 उसके गवाह भी हैं, कप्तान, एडीएम ई, एडीएम सिटी, एडीएम जे, एसडीएम, ये सब लोग वहां तक आवाज आ रही थी, सुन रहे थे। तो गाली देने की बात जो आई है वो गंभीर मामला है। ऐसे आप जाति सूचक शब्दों से गाली नहीं दे सकते। वो ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, किसी भी जाति का हो, गाली आप नहीं दे सकते। इसमें जांच कैसे होगी? योगी सरकार है क्या? कोई आप कह रहे हैं जांच होनी चाहिए, कौन जांच करेगा इसकी? आदमी के पास तमाम रास्ते होते हैं। अभी आपने देखा नहीं, अनुज चौधरी के खिलाफ एक ऑर्डर आया संभल में। आ गया, हाँ। तो कैसे आया? उस ऑर्डर के बारे में क्या कहना है आपका? उस ऑर्डर के बारे में यही देखिए, आपकी जुडिशरी को भी धमका रहे हैं लोग। जिस जज साहब ने ऑर्डर किया उनको हमारे जिले में ट्रांसफर कर दिया। आपके जिले में? हाँ। सुल्तानपुर में कोई मामला तो नहीं ना आपका? नहीं, कोई मामला नहीं। अगर है भी तो हमें क्या हो, तो कोर्ट की जो लड़ाई है वो लड़ी रहे हैं। लेकिन जहां तक प्रश्न है उस घटना का, वो बहुत गलत संदेश दिया। अनुज चौधरी वो जज भी जो है वो भी अनुसूचित जाति से आते हैं, जिनका तबादला जज साहब, जिनका तबादला हुआ है। उनको लगा हो, देखिए क्या है कि अगर एक जज ने कोई फैसला दिया, न्याय किया, अगर उससे आप असहमत हैं, आप ऊपर के कोर्ट में, ये क्या उसका आपने ट्रांसफर कर दिया जज का। और योगी आदित्यनाथ ने खुद इंडोर्स भी किया था अनुज चौधरी को एक इंटरव्यू में कि तो पहलवान है, जो सच है वो बोल रहा है, खुद इंडोर्स किया। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मोदी और योगी की एक स्टाइल है कि अगर आप उनके समर्थन में है तो फिर आप चाहे जो करिए, कोई बोलने वाला नहीं। आज क्या प्रधानमंत्री को ये सब कुछ नहीं दिख रहा है? प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में मणिकर्णिका घाट जैसा महत्वपूर्ण घाट, उसमें मणि टूटी है, मणि टूट गई, मंदिर टूट गया, माता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा टूट गई, उनको दिख नहीं रहा है। तो कह रहे भाई संजय सिंह पे FIR हो जाए, मामला सब साइड हो जाए। आप पर ही FIR क्यों करा देते हैं? कोई बात होती है तो? प्यार है हमसे, बहुत ज्यादा प्यार है। एक तरफा प्यार, एक तरफा प्यार है। और मुझे भी एक तरफा प्यार है इन लोगों से। अच्छा, तो फिर तो दोनों तरफ से हो गया। दोनों तरफ, मतलब मेरा जो प्यार है वो जग जाहिर है, सब जानते हैं, पीछे से छिप के मार करते हैं। आपके प्यार डंके की चोट वाला है, डंके की चोट वाला है, सीधा, उसमें कोई तो अपने गुनाह ठीक करो ना यार, उसको सही करो ना, उसको नहीं सही करोगे। 1 रुपए में आपको एक आम नहीं मिलेगा, और 1 रुपए में 1050 एकड़ जमीन अडानी को मिल जाती है। इंटरव्यू खत्म करने से पहले एक और दे दीजिए, जगत गुरु राम भद्राचार्य पर आप क्या कहेंगे? शंकराचार्य को बता रहे हैं कि ये तो शंकराचार्य नहीं है, और भी कई तरह के बयान उनके, कभी जाति वाले बयान आ जाते हैं। देखिए, उनके खिलाफ तो कई और लोगों ने बोला राम भद्राचार्य जी के ऊपर, और वो तो ब्राह्मणों में भी बता देते हैं कि ये ऊंचा ब्राह्मण है, ये नीचा ब्राह्मण है। इस तरह की बातें मुझे नहीं लगता कि उनके मुंह से शोभा देती है, ऐसा नहीं उनको बोलना चाहिए। बहुत शुक्रिया संजय भाई, बात करने के लिए। संजय सिंह सांसद हमारे साथ जुड़े, तमाम मुद्दों पर खोल करके बात की है, और अहम बात ये है, कंक्लूड इसी मुद्दे पर करना है कि ये देखना है कि संजय सिंह जिन मुद्दों को उठा रहे हैं, जमीन में उन मुद्दों का अब आगे क्या होगी, क्या पहल है, क्या योजना है, और ये भी देखना है कि अगली FIR होने में संजय सिंह पर कितना वक्त बाकी है यूपी में, ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। तो आप सिक्रेट देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए।